प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग इस गलन भरी सर्दी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कंपटीशन में भावी संभावनाओं और वर्तमान में आए हुए अवसरों को भुनाने के लिए पूरे शिद्दत के साथ जुटे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं। हम लोग जो इसके संदर्भ में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, यूपी के प्रीलिम्स की एचजीएस की टेस्ट सीरीज को हमने रोका है क्योंकि हाई कोर्ट की मंशा स्पष्ट नहीं है। संकेत कभी कुछ मिलते हैं, लेकिन अस्पष्टता नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है एक हफ्ते का और समय लग जाएगा स्पष्ट होने में चीज़ों को। हो सकता है 21 तारीख के बाद कुछ बेहतर समझ में चीज़ें आने लगें कि माननीय उच्च न्यायालय वकालतनामे के संदर्भ में अपने दिशा निर्देश क्या रखे हुए है, किसको वो इंडिविजुअल कहता है। एक बहुत बड़ा विचित्र सवाल यही है। दूसरा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कनेक्ट जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, उसके बार के मेंबर हैं, उनके लिए अनुभव सर्टिफिकेट और साथ ही वकालतनामे के बारे में बार की तरफ से क्लेरिफिकेशन का क्या मंतव्य हाई कोर्ट परीक्षा सेल समझता है या मेंशन करता है, इन सब संदर्भित बातों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कचहरी या तहसील कचहरी से कनेक्ट हैं तो फिर वहाँ भी इन सब चीज़ों के आदेशों के निर्देशों के अधीन रहते हुए ही आपको काम करना है। इस बात में बिल्कुल संशय बना हुआ है कि अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एलएलबी, मास्टर डिग्री इत्यादि डॉक्यूमेंट के पूरे ब्यौरे फॉर्म में फिलअप करके जमा करने होते थे। और इस बार क्या ये जो नया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुआ करता था, लेकिन केस के संदर्भ में जो ये केसेस के ब्यौरे हैं, किस अकॉर्डिंग माननीय उच्च न्यायालय लेना चाहेगा। अगर बीच में कोई स्थिति परिवर्तन होता है, याचिका पड़ती है, याचिका रिजेक्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में सुनवाई आता है, मेरा मानना है तब तक दोनों कोर्ट्स में इस मसले को पहुंचने और निस्तारित होने के लिए कम से कम ये मान के चलिए 26 के पहले रिट पड़ने वाली नहीं है। और 26 के बाद अगर रिट पढ़ने का अवसर बनता है तो उस पर तुरंत इमीडिएट सुनवाई नहीं हो जाने वाली है। लेकिन ये मान के चलिए कि 14 फरवरी के पहले, यानी 15 फरवरी के पहले एक जगह का हला भला हो सकता है, चाहे वह पिटीशन यूपी के लखनऊ बेंच में पड़े या इलाहाबाद में पड़े, लेकिन पड़ सकती है, इसकी संभाव्यता प्रकट कर रहा हूँ मैं। और उस रिट के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के माननीयों का क्या व्यू रहता है ये पता चलेगा। उसके बाद हो सकता है, जो अंदाज़ा लग रहा है कि 10 से 15 के बीच में फुल नोटिफिकेशन या विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय 2023 के उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए जारी करेगा, तो उसमें ये दिशा निर्देश उसी के मातहत होंगे। ये मुझे भी लगता है, क्योंकि जो उन्होंने डेट मेंशन कर रखी है परीक्षा फॉर्म भरने की 16 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक, तो उस स्थिति में उसके पहले एक संभाव्यता ये बनती है कि रूल को चैलेंज करने का ग्राउंड अवेलेबल है और उसके आधार पर बच्चे अगर जाते हैं, रूल डिफेक्टिव होता है कि नहीं, प्रभावहीन होता है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये चीज़ उससे ज़्यादा समस्या का कारण बन रही है कि माननीय उच्च न्यायालय जो तथागत वर्तमान रूप से केस लॉ मांग रहा है, उसके लिए प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें देना है और किसको मुझे इंडिविजुअल समझना है, ये दो बहुत अनिश्चयात्मक क्लेरिफिकेशन अति आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय इस पर अपने दिशा निर्देश जैसे ही देता है, चीज़ें साफ होंगी। उस दिशा निर्देश देने के पीछे भी उनका अपना निजी कोई मंतव्य हो सकता है जो अभी प्रकट नहीं किया जा सकता, या जो अभी प्रकट करने की कोशिश करने पर बड़ा पलंडर हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को आप समझदार लोग हैं, समझ सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि इस परिस्थिति में बिहार हायर जुडिशरी में जिन लोगों ने अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं और जो वहाँ का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, वो संकेंद्रित हो जाएं उन सब्जेक्ट्स पर जो यूपी एचजीएस और बिहार एचजीएस में कॉमन है। ऐसी स्थिति में अगर बाई नदबे ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा किसी के साथ हो कि यूपी एचजीएस का फॉर्म भरने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाए, या स्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाएं कि आप फार्म तो अप्लाई कर दें लेकिन हाई कोर्ट उसे अनुमन्य न करे, क्योंकि फार्म भरने से कोई जबरदस्ती थोड़े रोक लेगा आपको। जिला कचहरी तहसील से कहीं से फॉर्म भरने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट तो हो सकता है ना।
और आप जानते हैं कि भारी मात्रा में आने पे फॉर्म, यानी उसके 10 गुना से अधिक फॉर्म आने पर प्रीलिम्स के आयोजन की संभाव्यता, और उसके बाद अंतिम रूप से क्या प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। एक और कयासबाजी बहुत अंधड़ की तरह चल रही है जिसमें मेरा यकीन नहीं होता, लेकिन मैं चर्चा में कह दे रहा हूं। सब्जेक्ट में बदलाव की मेरा माइंडसेट तो नहीं कहता कोई बदलाव होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अचानक 24 घंटे में एकाएक ये हुआ तो कुछ भी संभव है। सब्जेक्ट भी बदल जाए, 9 जैसे सब्जेक्ट जूनियर डिवीजन में आए हैं भाई। जब ये कहा जा सकता है कि आपको केस लॉ का अनुभव होना चाहिए, तो ये भी तो कहा जा सकता है कि पास को आए 1 साल 2 साल हो गया था जूनियर डिवीजन में, आपने हायर जुडिशरी में क्यों नहीं लगाया? तो ये भी पॉसिबिलिटी तो है ही। तो इसलिए मैं एक अंदाजा कह रहा हूं कि ये सब कई कारण है जिसके कारण फुल नोटिफिकेशन आने में ये रद्दोबदल है, ये एक संशयात्मक धुंध के बादल हैं। ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट में भी बदलाव के लिए, यानी हायर डिवीजन में एचजेएस में, जैसे यूपीजेडए को जब लाना था, रिप्लेस करना था रेवेन्यू कोड से, तो उसके लिए बाकायदे स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया जैसे प्रस्ताव स्वीकार हो वैसे वो भी स्वीकार होता है। तो इस प्रोसेस पे मुझे तो नहीं लगता कि सब्जेक्ट में बदलाव होगा, लेकिन संशय कर सकता हूं भैया 24 घंटे में करवा लेते हैं तो करवा लेंगे। तो एक प्रकार से गहरा धुंध है जिसमें केवल हाथ पांव मारा जा रहा है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, आप अपने विधिक अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए उसके पक्ष में लड़ें। ये ग्रुप बनाकर उसमें माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं। मैं तो कहता हूं ऐसा ना हो। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, हमारे सारे अधिवक्ता मित्र जो हमसे संबद्ध हैं सुनते रहे, आप लोग मच्छरमराव करते रह गए और कोई पर्सनल बच्चा जो नाव ना देखा ना ताव अपने अधिकार के लिए लड़ गया और उसी का फायदा सबको मिल गया। आप सोचिए, मैं अक्सर देखता हूं, जब गांवों में बचपने में मैंने देखा था, ज्यादा लोग अगर छपरा उठाने आ गए तो वो छपरा फटेगा, टूटेगा, सही से नहीं जाएगा जहां जाना है। तो ये कहते हैं ना, एक और कहावत है, बहुवंशो निर्वंश निर्वंशो निर्वंश। जिसके पास कोई औलाद नहीं उसको तो निर्वंशी कहा ही जाता है। लेकिन अगर कहीं ज्यादा लड़के पैदा हो गए तब भी निर्वंश समझिए। ज्यादा जोगी मठ उजाड़। इस पर ध्यान दीजिए। ये विद्वता का क्षेत्र कम से कम जुडिशरी के पायदान में क्यों नहीं हाई कोर्ट या जिला कचहरी में ये इजाजत दे जाती है कि एक साथ 5-5 वकील बहस करें? इतनी, मैं तो कहता हूं स्टेट गवर्नमेंट को इतना स्ट्रिक्ट निचली अदालतों को करना चाहिए कि जो मैंने अपने आंखों से देखा है, निचली अदालतों में जैसा मच्छर मरा होता है, कोई तारीख ले रहा है, कोई पेशकार को पकड़ा रहा है, कोई वहीं जज साहब बैठे हैं। जज साहब क्या कर सकते हैं? जज साहब का अधिकार उसको कोठी को सुधारना नहीं है, और हाई कोर्ट से ऊपर है नहीं। अगर ज्यादा टिर करेंगे हाई कोर्ट उठाकर फेंक देगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की गलती है कि जुडिशरी इतनी खस्ता हाल है, वकीलों को बैठने तक की एक कुर्सी नहीं है। यही बार का इलेक्शन होता है जैसे अजीब टाइप का लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। और अगर अपने किसी रिश्तेदार को लेकर के किसी काम के लिए भैया यहीं बैठते हैं, यही आपकी कुर्सी है, तो वकीलों के बारे में धारणा बन गई है कि फटे हाल, गवर्नमेंट इनको कुछ देती नहीं, बेचारे चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं। गवर्नमेंट का भी अभिप्राय है कि अगर ज्यादा जुडिशरी टाइट हो गई, ज्यादा इसमें फैसिलिटी हो गई, तो हमारे जो नेता विधायक हैं 80% फर्जी अपराधी, उनकी सजा हो जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट में क्या चल रहा है? तो ये जो मिली भगत और ये जुगलबंदी है, ये बहुत बदगुमा है। मैं कल क्या कह रहा था, हालांकि उसका सेंस इससे नहीं था, मैं माननीय उच्च न्यायालय की गरिमा गिराने का उद्देश्य नहीं रखता। उसका उद्देश्य मात्र यह था कि अपने आत्मिक अनुभवों पर आप केंद्रित होइए, तो इस झंझावात से निपट सकते हैं अगर आपके निगेटिव जा रहा है। मैं तो ये कल कहने का मतलब ये नहीं था कि जो पॉजिटिव जा रहा है, जो इसको पद प्राप्त कर लेगा वो घृणित व्यक्ति है, नहीं। आप उसके मलगज से 2-4 तो होंगे ही भाई। जब आप कीचड़ में उतर गए तो अब आप ये देखेंगे कि आपका सफेद कुर्ता कीचड़ में लग रहा है। भगवान को 12 रूप क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि वो जो शैतान था वो मल में जाके छुप गया था। अब मल में हंस तो नहीं जाएगा, तो बनाए वो 12 रूप सुअर का, मारे। तो ऐसे अगर आपको न्याय के क्षेत्र में जाना है तो न्याय की जो परिस्थितियां हैं, जो धुंध है, उसमें भी आप जाने ही पड़ेगा। देख रहे हैं क्या चल रहा है? मतलब ये इतना आपको सोचना चाहिए। ये बहुत मतलब अपने आप का जमीर हिला देता है कि इतना ऊंचा हाई कोर्ट है, एशिया का नंबर 1 का, और एक परीक्षा के आयोजन के लिए इतना भूचाल है कि उसमें के
सारे स्टूडेंट, मैं नहीं समझता जो पूरे फुल सिक्योर में है, 30 केस ला है सब, उनकी भी तो ये समस्या है कि वो कैसे प्रोसेस को समझें। और इस संशय में एपीओ को, जैसे बताया ना, कुछ कोर्ट साहब के फोन परसों, आज भी एक कोर्ट साहब का फोन आया कि सर वाकई में क्या ऐसा तो नहीं है कि, तो हमने भाई बार बार वही केस ला हम बोल देते हैं कि वो केस ला में धीरज मोर की तरह आप लोगों को अलाउ किया है, कैसे बाहर कर देंगे वो। लेकिन भैया जब कुछ भी हो रहा है तो कुछ भी हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग करबद्ध प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान ले, ये मामला कहीं और जाए ही ना, और हर मसले का सुगमता पूर्वक मित्रवत भाव में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सभागार में ही सब निर्णय हो जाए। ये कहने देने से समस्या नहीं हल हो जाएगी कि ये रोल पे जिसका चढ़ा है उसका व्यक्तिगत माना जाएगा, 5 केस के साथ अगर आप किए हैं तो, ये सब क्या बकवासबाजी है। एक ही चीज से इसका समाधान है, अगर कर सकें तो करें, नहीं तो अपनी कर लें, आपको पूरी पावर है। क्या करना है, इस रूल को जो आप लाए हैं इस वैकेंसी में अप्लाई ना करें, कोई अन्याय नहीं होगा। आने वाली वैकेंसी को 2 साल डिले कर दें, दे दें समय, और आप जैसा चाहें वैसा कर लें। लेकिन आपने अपने ही बनाए गए रूल को, नियम को, न्याय के नियम को, मेरी समझ जो कहती है, जो भी लिटवा गोदवा मेरे दिमाग में है, मैं अपने आप को तोप नहीं समझता, आपके आगे सर झुकाता हूं, आप महामहिम हैं, आप अगर इसको भी गलत ठहरा दें मैं सर झुकाता हूं। मैं चिंता नहीं कर रहा कि मुझे देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इसके पचड़े में ही नहीं हूं। हमसे कुछ बच्चे जुड़े हमारा कान खाते हैं, उन बच्चों को समझाने के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ता है, और मैं लाग लपेट और चपेटा वाला आदमी हूं नहीं कि मैं 420 करना सिखाऊं कि ऐसे करो वैसे कर लो हो जाएगा। नहीं भैया, ये मेरे खून में नहीं है, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया मुझे फ्रॉड करके अंदर हो जाओ। तो इसलिए आप सभी से ही कहेंगे कि इंतजार करिए, हो सकता है ये जो 22 तारीख को अयोध्या वाली सरगर्मी है, ये सब निपटने के बाद चीजें थोड़ा परिवर्तित हों और गणतंत्र दिवस के बाद चीजें कुछ ज्यादा साफ हो जाएं। इंतजार करिए, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी को नष्ट मर होने से बचाइए। ये समैया जो निकल जाएगा वापिस नहीं आएगा, अगर वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तो। और अगर माननीय की भ्रिकुटी तनी है तब तो आप कुछ भी जोर लगा लें, पूरा किताबिया कंठस्थ कर ले, नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे कि जो बिहार में अप्लाई कर चुके हैं, अगर यहां इंटरेस्टेड हैं तो उन पेपर को जो कॉमन है, जैसे एसआरए वहां यहां कॉमन है, हिंदू लॉ वहां यहां कॉमन है, अगर बाई चांस 1% आपको यहां एग्जाम देने को ही ना मिले तो आपको यहां के लोकल लॉ से वहां का क्या मतलब, वहां के एर्बिट्रेशन से यहां क्या मतलब, वहां के कंपनी लॉ से यहां क्या मतलब। तो उन पेपर्स को पढ़िए, टार्ट पढ़िए, वहां यहां कॉमन, या सारे वहां यहां कॉमन। इस बीच में कब, जब ये चल रहा है, जब तक ये चीजें साफ नहीं हो जाती। मेरा पहले से ही मन था कि ये जो बच्चे बहुत परेशान हैं, जो डिवोटेड हैं, जो इस बार निकाल लेते, वो उनका समझ लीजिए कि ये हीरे और प्लेटिनम में तौलेंगे वो समैया जो निकल जा रहा है, जो जैसे आज निकल गया, ये दोबारा नहीं आएगा। का ग्रुप बना करके और उसमें टाइम जाया कर रहे हो यार। जो करता है वो शोर नहीं मचाता। मैं अपने सभी हाई कोर्ट के उन अधिवक्ता साथियों को जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, आप हमको फोन करके या किसी का समय जाया करके अपनी समय की कीमत पहचानिए, और हमेशा दिमाग में रखिए लीगल पहलू क्या है। ये भीड़ वाला, नेताओं वाला ट्रेंगल इसमें मत इन्वॉल्व कीजिए। जुडिशरी नेताओं वाले ट्रेंगल से कभी डील नहीं हो सकती। जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब बकवास वाली बातें। मैंने पहले दिन कहा था कि दिमाग का काट दिमाग होता है, झंडा पताका नहीं कि ट्विटर पे मुहिम चला रहे हैं बेवकूफ। आज की बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी जस्ट पहले मैंने 95-97 एविडेंस सेट कंप्लीट किया है हमारे क्रैश कोर्स से, चाहे ये प्रोसीजरल लॉ से, चाहे यूपी के लोकल लॉ में चकबंदी चल रही है और माइनर में ईजमेंट चल रहा है, उससे अगर अटैच्ड होना चाहते हैं, अभी तो पूरा बादल ही गरज रहा है,
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 16 फरवरी तक तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, जो जुड़ेगा पीछे की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ये निःशुल्क नहीं है, टेस्ट सीरीज निःशुल्क नहीं है, सेवा नहीं कर रहा हूं यहां बैठ के। हम अपने कैरियर में अपने पॉइंट को रखते हुए अपना समय जाया करते हैं, तो कुछ परिस्थितियों के कारण, वो भी तब माननीय उच्च न्यायालय हमें पिछली बार चुन लिया होता, हम यहां दिखाई न पड़ते। मरता क्या नहीं करता, पेट पालने के लिए आदमी कुछ तो करेगा। जो आदमी अपने सर्वस्व को लुटाकर किसी चीज को प्राप्ति में लगा दे, कहते नहीं कि 100% झोंक दीजिए, तो और कोई साथ दे ना दे, ये पीछे वाले परमात्मा उसके साथ जरूर खड़ा होता है। मैं इनके बूते कहता हूं, मुझसे कोई परवाह नहीं है, मिले तो वाह वाह, ना मिले तो और वाह वाह। ठीक है, आज की बातें पूरी। तो इन सब जो 15 मिनट में मैंने आज बोली हैं, इसको एडॉप्ट कीजिए, स्टडी में आस्वादन मत लीजिए कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है, मैं फला कोटे में आ रहा हूं, मुझे कोटे में ही मिल जाएगा, अरे इतनी सीट है, ये सब बकवास। देख रहे हैं 3-3 बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या लिखा, नील, हमारे यहाँ कोई योग्य नहीं है। क्या कर लेंगे, दिमाग दौड़ाइए। ये समय समय बहुत कीमती है, समय को इतना प्रपंचों में अगर लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अपना तो आप नुकसान करते ही करते हैं इस तरीके के व्यक्ति, लेकिन जिसके साथ जुड़ते हैं आप, ध्यान देना, आप तो पूरा डूबे जहाज हैं। लेकिन ये नियम है, हम लोगों को बायोलॉजी में पढ़ाया गया था, सॉल और जेल अवस्था, तनु यानी गाढ़ापन और हल्कापन, ऐसे समझिए, हमेशा गाढ़ापन हल्केपन की ओर रिसने लगता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप मधु, एक शहद का एक बूंद एक जगह रख दीजिए और बगल में पानी रख दीजिए, ये उसमें मिला दीजिए, तो पानी के साथ शहद बहने लगता है। कभी आपने ये देखा, शहद में इतनी ताकत नहीं है कि पानी को खींच ले। यानी गंदी चीज अच्छी चीज को, हल्की चीज भारी चीज को खींच लेती है। इसीलिए रोका गया है कि जब आपकी ऊर्जा अच्छे लेवल पे हो तो आप बुरे लोगों से बचें। और बुरे लोगों में ये भी आते हैं जिनको समय का आता पता नहीं है, जो 24 घंटा खाली हैं। ये मामूली, अगर ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, परीक्षा हो जाए, मैं अब दावे तो ठोकने की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा अगर उस स्थिति में मुझे ला दे